हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, लगभग 5 से 6 दिन बाद हम ये अब कॉमर्स का लेक्चर हम दे रहे हैं, जो कि वीडियो लेक्चर है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे, अब जो है कंटिन्यू हो जाएगी क्लासेस। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस था इसमें। दोस्तों, आज हम लोग एनपीओ शुरू कर रहे हैं। एनपीओ का फिलहाल तो इस बार क्वेश्चन 13 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसके पहले जो भी एग्जाम हुए हैं यहाँ पर कैलकुलेशन का भी पार्ट आया हुआ है। ठीक है, कोई भी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम आप देते हैं तो वहां पर इसका क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, कैलकुलेशन का पार्ट। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन वगैरह कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, कोई भी एक्सपेंस है उसको किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, वो सारी चीज इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, कुछ इसका बेसिक फंडा देखते हैं। इसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बोलते हैं। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होती है हम लोग जानते हैं। कुछ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं। ठीक है, और ये क्या है, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गैर व्यापारी संस्था होती है। ये क्या होती है, ये गैर व्यापारी संस्था होती है। जो ट्रेड करती हैं उनको व्यापारी संस्थाएं बोला जाता है। इनमें अंतर क्या होता है, जो व्यापारी संस्थाएं होती हैं, जो व्यापारी संस्थाएं होती हैं, ट्रेडिंग जो इंस्टीट्यूट होती हैं या फिर बिजनेस होती हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, उनका ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाभ कमाने का होता है। जो भी बिजनेस होती हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाने का। ठीक है ना, वो अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को जो है प्रोवाइड जो करते हैं, उसके बदले में उनका टास्क होता है प्रॉफिट जनरेट करने का। बिना प्रॉफिट के लिए लोग काम नहीं करते हैं। नाम है इसका एनपीओ, गैर व्यापारी संस्था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, गैर व्यापारी संस्था को। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मेन ऑब्जेक्ट है, मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट यानी मुख्य उद्देश्य जो होता है, ये होता है टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, ये जो सर्विसेज होता है वो कैसा होता है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिना जो है लागत के, या निःशुल्क हम कह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ये लाभ के लिए काम नहीं करती हैं, इनका ऑब्जेक्ट लाभ कमाने का नहीं होता है। ठीक है ना, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, लाभ के लिए काम नहीं करती है एनपीओ। इसलिए ये कहती है, आगे हम बताएंगे कि ये क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करती है, किस तरीके से ट्रीटमेंट इसका होता है। ठीक है, तो ये बातें आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, इतनी सी बातें दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, एनपीओ के बारे में हमें थोड़ा सा लिखा है, आपको हमने पहले ही बता दिया। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, यानी कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो इसलिए बनाई जाती हैं कि वो प्रॉफिट कमाने, यानी कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो प्रॉफिट कमाने यानी लाभ कमाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि बट कह रहा है कि प्रॉफिट, बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड टू पब्लिक। ठीक है, यानी क्या होता है, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो लाभ कमाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि क्या करने के लिए होती हैं, सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। जो सेवाएं होता है वो अपने सदस्यों के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं जनता के लिए किया जाता है। ठीक है, जनता को और अपने सदस्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करती हैं, ये सेवाएं प्रदान करती हैं, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉस्पिटल हो गया, हम प्राइवेट हॉस्पिटल की, बिजनेस वाली की बात नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो जैसे हॉस्पिटल आ जाता है, क्लब हो जाता है, ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, इस तरीके की संस्थाएं होती हैं। ठीक है ना, एनजीओ वगैरह हो गए, तो ये सब आते हैं हमारे किसमें, एनपीओ में आते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है प्रॉफिट कमाने का नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सेवाएं प्रदान करने का होता है, यानी कि टू प्रोवाइडिंग सर्विस। हम बोल सकते हैं द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनपीओ इज टू प्रोवाइड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि निःशुल्क की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
मेन सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात करते हैं, इनका प्रमुख जो आय का स्रोत होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम मतलब प्रमुख आय का स्रोत जो होता है वो क्या होती है, जब आप जानते हैं जब ट्रस्ट बनती है, सपोज करो ये ट्रस्ट है, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट जब बनती है तो उसमें क्या होता है, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है, ये एटीजी में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, हम लोग एटीजी भी देखेंगे क्या होता है, इनको डोनेशन मिलता है, क्या होता है, मान लो डोनेशन लोग देने लगते हैं, भाई जब ये जनता की सेवा कर रही है तो इसका आयकर स्रोत कहाँ से होगा, डोनेशन से आएगा, और कहाँ से आएगा, लोग इसके मेंबर बनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो मेंबरशिप फीस आने लगती है, ठीक है, एंट्रेंस फी लिया जाता है, इसके एंट्रेंस फी भी आने लगती है, और क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मनी, जो जो इसके मेंबर बनते हैं वो सब्सक्रिप्शन मनी हर साल पे करते हैं, वो फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मनी आता है, तो ये इनके आय के स्रोत होते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मनी है, सब्सक्रिप्शन को हिंदी में अभिदान पूंजी भी अभिदान मुद्रा भी बोल सकते हैं, बट सब्सक्रिप्शन ही याद करिए, सब्सक्रिप्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, चंदा बोला जाता है, ठीक है, सब इसको अभिदान या फिर चंदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चंदा या फिर बोलते हैं अभिदान, अभिदान, ठीक है ना, और क्या होता है, डोनेशन आ जाता है, ठीक है, डोनेशन भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना, डोनेशन जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किस टाइप के क्या कौन से डोनेशन आते हैं, और इसके बाद दोस्तों क्या है, ग्रांट वगैरह मिल जाता है, गवर्नमेंट भी इनको क्या करते हैं, ग्रांट प्रोवाइड कर देती है, जो कि ये जनता की सेवा करते हैं, वो अलग बात है कि ट्रस्ट बना के लोग दूसरा ही काम करते हैं, सच्चाई कुछ और होती है, नाम ट्रस्ट का होता है, देखने को कुछ और मिलता है, बहुत घोटालेबाजी होती है, वो अलग बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं जो चीजें हम वही चीज पढ़ेंगे, क्या होता है उससे बात नहीं है, ठीक है, एंट्रेंस फी हो गई, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया। अब ये डोनेशन भी जब हम लोग देखेंगे आगे दो टाइप का होता है, ठीक है, एक कैपिटल टाइप का होता है, एक रेवेन्यू होता है, कैपिटल और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया क्या होता है, तो यहाँ पर जो डोनेशन आता है वो एक तो कैपिटल रिसीट भी होती है और एक होता है रेवेन्यू रिसीट होती है, आयगत और पूंजीगत दो टाइप की होती है, कैसे होता है अभी डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे। बात करते हैं इनकी स्टेटमेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीओ कौन कौन सा स्टेटमेंट बनाती है, यानी कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यानी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर प्रिपेयर्ड होता है, तो तीन प्रिपेयर्ड होता है, एक है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि इसको बोलते हैं रिसीट को और पेमेंट को बोलते हैं आगम और शोधन खाता, इसको क्या बोलते हैं, आगम शोधन खाता बोला जाता है, ठीक है, आगम शोधन खाता इसको बोलते हैं। दूसरा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी आय और व्यय खाता बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आय व्यय खाता होता है, आय व्यय खाता, और इसको बोलते हैं आगम शोधन खाता, ठीक है, आगम एवं शोधन खाता बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। बाकी बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा होता है, ये आर्थिक चिट्ठा भी बनाती हैं। इसके कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द मेन ऑब्जेक्ट, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम लोग जानते हैं प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आगे आप लिख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, निःशुल्क होता है। नो सेपरेट एंटिटी, यानी सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगता है, यहाँ पर मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसकी बातें जो है होती रहती है, बट यहाँ पर नो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था, यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें जो मैनेजमेंट का काम किया जाता है, मैं ये भी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी वगैरह शायद एक बार कहीं पूछा है, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में पूछा कहाँ है, इसका जो मैनेजमेंट का काम होता है कौन करता है, तो यहाँ पर है मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर, मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर, यानी जो बहुत सारे इसके मेंबर बनते हैं, इस ट्रस्ट का, इस संस्था का जो मेंबर बनता है उसमें से किसी एक मेंबर को या दो मेंबर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसको प्रबंध का काम दिया जाता है, तो सेलेक्टेड मेंबर या इलेक्टेड मेंबर, ध्यान देना है, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो चयनित सदस्य होता है उसी को इस मैनेजमेंट का काम दिया जाता है।
मेंटेन्स प्रॉपर अकाउंट, यानी ये क्या करती है, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करती है। किस लिए करती है, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पर क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट होती है, या हम बोले तो कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये क्या करती है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी मेंटेन करती है। कौन कौन सी बनती हैं आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये बनती है। अब यहाँ पर इनके यहाँ सिस्टम जो होता है बुक को रखने का क्या होता है, दो होता है। एक होता है कैश सिस्टम होता है, एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम होता है। मर्केंटाइल को व्यापारिक बोलते हैं, मर्केंटाइल को क्या बोलते हैं, व्यापारिक पद्धति भी बोला जाता है। अगर दूसरे वर्ड में हम बोले तो जो एक्रूवल हम लोग कहते हैं, एक्रूवल जो है सिस्टम जो होती है वही चीज है ये मर्केंटाइल, ठीक है ना। तो ये होता है और कैश होता है, लेकिन हम लोग सामान्यतः की अगर बात करते हैं तो ये लोग कैश सिस्टम ही फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क होता है ज्यादातर कैश में ही होता है, इसलिए कैश सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं जो कैश सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो उधारी होती है, सपोज करो ज्यादातर तो हमने कहा जनरली ये क्या करती हैं, जनरली ये जो है कैश सिस्टम फॉलो करती हैं, क्या करती हैं, जनरली फॉलोड कैश सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, सारे लेन देन यूजुअली हम लोग कहते हैं सामान्यतः यहाँ पर जो भी लेन देन होता है कैश में होता है, ठीक है। अगर उधारी होती है, ध्यान देना है, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इफ देयर इज एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर हम पूरा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ देयर इज if there are any credit transaction, क्रेडिट यानी उधार लेन देन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, then such transactions will be recorded a temporary book, will be recorded in a temporary book, temporary book, that is हम बोल सकते हैं मेमोरेंडम बुक, क्या बोलते हैं इसको, मेमोरेंडम बुक बोलते हैं। स्मरणीय खाता जिसको बोला जाता है वही जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम बुक, यानी ये क्या करते हैं, मेमोरेंडम बुक में इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेमोरेंडम बुक मतलब होता है स्मरणीय बही जिसको बोलते हैं, स्मरण खाता बोला जाता है, इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अगर कोई उधार है तो टेम्परेरी एक बुक बनाई जाती है, कोई उधार लेन देन है उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही वो ट्रांजेक्शन का कैश मिलता है फिर उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और ध्यान देना है जो भी असेट होती हैं इनके लिए सेपरेट स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है। जितने भी असेट होता है, फॉर असेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर असेट की अगर बात करते हैं तो इसके लिए सेपरेट एक स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है। क्या रखते हैं, स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है। उसी में जो है क्या किया, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मान लो सदस्यों के लिए सदस्य रजिस्टर बन जाएगा, असेट्स के लिए स्टॉक रजिस्टर बन जाएगा, वेतन के लिए और मजदूरी के लिए अलग रजिस्टर बन जाएगा। इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, ठीक है। मर्केंटाइल ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। मर्केंटाइल व्यापारिक जो हम लोग जो है ट्रेडिंग जो कंपनियां होती हैं या बिजनेस होते हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट
कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्या है टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे जो टर्म होता है अब उसको हम लोग पूंजीगत माने कि आयगत माने। जैसे पहला आता है, हमने कहा सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंदा बोलते हैं या अभिदान बोलते हैं या अभिदान कहा जाता है। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो सब्सक्रिप्शन होता है ये जो मेंबर होते हैं, जो क्लब होगा या हमारा ट्रस्ट होगा, वो मेंबर क्या होता है। जैसे मान लो हमने कहा सब्सक्रिप्शन जो फी होती है, सब्सक्रिप्शन जो मनी होती है वो फिक्स होती है। जैसे सब्सक्रिप्शन मान लो हमने निश्चित कर दिया कि एक मेंबर हर साल 100 रुपए देगा, एक मेंबर हर साल 100 रुपए देगा। और किसी भी संस्था का मान लो हमने कहा 50 मेंबर हैं, तो 50 मेंबर हर साल क्या करेंगे, यानी कि 5,000 रुपए इस संस्था का आय होगा सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक है, क्या होगा, 5,000 रुपए होगा। अब जब हमने कहा 50 मेंबर हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ मेंबर इस साल, मान लो हमने कहा कुछ मेंबर हो सकता है इस साल पेमेंट ना दे पाए। ठीक है, वो क्या करते हैं, रोक लेते, कहते सर ऐसा है हम अगली बार दे देंगे इस साल, लेकिन देंगे हर साल, ध्यान देना है, देंगे हर साल का फीस ये देते हैं। लेकिन कुछ लोग हमने कहा भाई 50 मेंबर हैं कोई जरूरी नहीं है सब पैसा दे पाए, कुछ लोग पैसा रोक लेते हैं, बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, धनवान आदमी होते हैं, वो एडवांस में दे देते हैं, अगले साल का भी दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें ही कैलकुलेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है जो हम लोग कैलकुलेशन में देखते हैं और यही इस क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चंदा जो मिलता है, सब्सक्रिप्शन जो मिलता है, ये हमारी आय यानी कि रेवेन्यू नेचर होती है। क्या होती है ये, रेवेन्यू नेचर होती है, आयगत प्रकृति की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है। रेवेन्यू नेचर यानी आयगत प्रकृति की होती है, आयगत प्रकृति की होती है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू जब रिसीट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार क्या किया जाएगा, रेवेन्यू रिसीट है तो इसे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि ये रेवेन्यू नेचर की है, आय प्रकृति की है। तो चूंकि ये क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, भाई प्राप्त होगा रेवेन्यू, हमने कहा रिसीप्ट कैसा है, तो ये रेवेन्यू है। ठीक है, आयगत प्रकृति के है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इस एक बनाते हैं। हमने कहा था तीन डॉक्यूमेंट बनता है, एक होता है रिसीट एंड पेमेंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक होता है बैलेंस शीट। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो होता है, हमने कहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है दोस्तों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आगे भी हम बताएंगे इसमें डिटेल, इसकी फीचर वगैरह। ये क्या होता है, हमने कहा जैसे कैश अकाउंट होता है, सेम वही चीज ये भी है। तो यानी ये रियल अकाउंट होता है, जितना हमको कैश रिसीव होता है इसी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट में। तो ये रेवेन्यू रिसीट है, या हमने लिखा है रिसीट कैसा है, तो रेवेन्यू है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड, बोल सकते हैं डेबिट साइड, या फिर बोले तो रिसीप्ट साइड। ठीक है, रिसीप्ट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि रिसीट होगा। ठीक है ना, इसके बाद ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनती है। ये क्या है, हमारा सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या है, जैसे सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस है। तो चूंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो डेबिट साइड में क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, इनकम होगा। तो ये हमारी आय है, इसको क्या किया जाएगा, क्योंकि हमने कहा ये हमारी क्या है, आय है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
रिकॉर्डेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां पर किया जाएगा। इसी तरीके से समरी के टाइम में आप नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो कहेंगे इनकम साइड या क्रेडिट साइड। ठीक है, कहां पर करेंगे, क्रेडिट साइड में करते हैं या फिर बोले तो इनकम साइड में करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं जो इनकम की, ये सब्सक्रिप्शन की, तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाता है। करंट ईयर मतलब चालू वर्ष, चालू वर्ष का क्या करते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अभी कुछ एग्जांपल बताएंगे। जैसे हमने कहा मान लो 50 मेंबर है, कितने मेंबर हैं, 50 मेंबर है। हमने कहा एक मेंबर कितना देगा, रेट लगा दिया मेंबरशिप फीस की, हमने कहा 100 रुपए देगा, तो टोटल दोस्तों फीस कितनी होती है, 5000 रुपए होती है। तो यानी मान लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा 2020 है, तो 2020 की सब्सक्रिप्शन फीस कितनी होगी, हम कहेंगे सर 5000 रुपए होगी। तो यानी ये हमारा करंट ईयर का फीस कहा जाएगा। अब इसमें आपको आगे जो केस बताएगा, अभी यहाँ नहीं बताने वाले हैं। हो सकता है आपको इस तरीके से अमाउंट देगा 6500, बोल देगा कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ जो है एडवांस है। ठीक है, तो करंट ईयर का फीस फाइंड आउट करने के लिए, यही फाइंड आउट करने के लिए आपको बताता है। तो ध्यान देना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं वो करंट ईयर का होता है। आगे भी हम लोग डिटेल में जब देखेंगे चीजें हो जाएंगी। 3 पॉइंट ज्यादा इसमें काफी है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चीजें अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट। सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान देना है। कैलकुलेशन पार्ट सीखने चल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट, अमाउंट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर हम लोग को सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चूंकि रिसीट होगा, अभी केसेस बता के दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल रिसीट देखते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितना है। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितना है, ये अमाउंट यहां पर रिकॉर्ड आप कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी, सब्सक्रिप्शन मनी या अमाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, जो करंट ईयर के जो मेंबर थे पैसा नहीं दिए हैं, उसको इसमें क्या किया जाएगा, ऐड करेंगे। क्योंकि हमने कहा था करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ये ऐड कर लिया जाएगा। दूसरा इसमें और ऐड करेंगे, कुछ लोग हो सकता है पिछले साल यानी कि इसके इस वर्ष से पहले ही क्या किए होंगे, एडवांस पे कर दिए होंगे। तो रिसीव तो पिछले साल हुआ होगा, लेकिन इनकम हमारा करंट ईयर का माना जाएगा। तो इसमें ये भी करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट होता है। ठीक है, रिसीप्ट होता है कहां पर, प्रीवियस ईयर में। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिला था उसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जो आता है, ये टोटल अभी तक है इसका टोटल। अब इस टोटल में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं ये देखते हैं। माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, ये तो करंट ईयर की है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
ऑफ प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड होता है ड्यूरिंग द ईयर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था और रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये बात है इसमें। इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं यहां से, और क्या करेंगे, एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग करंट ईयर, ठीक है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग करंट ईयर। रिसीव हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, RCD लिखा है, RECD, रिसीव्ड है ये ड्यूरिंग करंट ईयर, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं। तो करंट ईयर में जो हमें एडवांस मिला है, करंट ईयर में उस अमाउंट को क्या करेंगे, क्योंकि करंट ईयर में जो एडवांस मिलेगा वो अगले साल के लिए मिलेगा, तो हमारा करंट ईयर का इनकम नहीं होता है, यानी चालू वर्ष का उसके आय नहीं मानते हैं। इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेना है, यहां से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो सब्सक्रिप्शन हमारे सामने आती है वही इनकम होती है करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, ठीक है, ये निकल के आता है। यही कैलकुलेशन हमें सीखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2018 में जो पेपर हुआ था 19 में, उसमें पूछा गया था इसका दो क्वेश्चन या एक है, देखना पड़ेगा, पेपर में आया हुआ कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद UPSSC में इसका 2 क्वेश्चन आया था, UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से आया था, कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है ना। तो अभी फार्मूला लिखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी आपको बस ऐसे लिखने हैं। आगे और टर्मिनोलॉजी है, चंदा आपने समझ लिया क्या होता है, इसको हमने बता दिया है। और ये जो अमाउंट होगा ये कहां पर शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। और ये जो अमाउंट होता है ये कहां पर रहता है, ये ध्यान देना है, ये रिसीट एंड पेमेंट में जाती है। कहां पर होती है, शॉर्ट में लिखते हैं, ये जो अमाउंट है रिसीट एंड पेमेंट में होगी, रिसीट एंड पेमेंट में होगी, अकाउंट में होती है। और ये जो अमाउंट होता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है, ठीक है। इसको हम करते हैं रफ। एनपीए दोस्तों खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टैक्स, क्योंकि बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं टैक्स कब स्टार्ट होगा। तो टैक्स स्टार्ट करेंगे, 10 से 12 लेक्चर लगेगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 टॉपिक हमारे अकाउंट में और बचेंगे, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। देखिए अगला पॉइंट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फी यानी प्रवेश शुल्क बोलते हैं, प्रवेश शुल्क। दोस्तों ये क्या होती है एंट्रेंस फी, ये भी है, एंट्रेंस फी लिया जाता है मेंबर से। तो ये जो होता है ये भी हमारा क्या है, रेवेन्यू नेचर का होता है। ये भी क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, या बोले तो आयगत प्राप्ति होती है। आयगत डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एंट्रेंस फी क्या है, आयगत प्राप्ति की होती है। सब्सक्रिप्शन मनी क्या है, आयगत प्राप्ति की होती है। ये क्या है, आयगत प्राप्ति, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, स्टार इसको लगा के बताना है कि जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि इसको कैपिटलाइज करो, यानी एंट्रेंस फी को क्या कर लो, कैपिटलाइज करो, पूंजीगत मानो। क्वेश्चन में आपको क्लियर कट कहेगा इसको क्या करिए, पूंजीगत मानिए, तब इसको जो है हम लोग पूंजीगत मानेंगे। और जब कोई भी आइटम पूंजीगत हो जाता है तो बैलेंस शीट में जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कैपिटल नेचर की चीजें होती हैं वो हमारे बैलेंस शीट में जाता है,
जो रेवेन्यू नेचर का होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का भाई है, ऐसे समझ ले हैं। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीटमेंट करते हैं सेम काम यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहती है ऐसा है, हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। वो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है इनके साथ करके, आप जानते हैं। ये कहता है हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। बात तो वही है, नाम बदल गया है, ठीक है, नाम बदला हुआ है, काम वही है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम नहीं दिखाएंगे। कहां पर दिखाते हैं, तब बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जब ये आपको क्वेश्चन में कहेगा, जब कैपिटलाइज करने की बात कहेगी तब। इफ आपसे ये कहा जाएगा if in the question, ऐसे लिखते हैं, if in the question it is, इस पे थोड़ा सा हम बता रहे हैं क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, इसको रफ करते हैं। If question specify that capitalized, ठीक है, कैपिटलाइज्ड एंट्रेंस फी। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको एंट्रेंस फी को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तब इस केस में हमारा ये क्या हो जाता है, कैपिटल रिसीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कैपिटल रिसीट। यानी कि जब क्वेश्चन में आपको प्रश्न में कह देता है कि आप उसको पूंजीगत मानिए, तब ये क्या हो जाएगा, एंट्रेंस फी हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसीट, यानी पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। जब ये पूंजीगत प्राप्ति होता है, जब ये आयगत प्राप्ति की होती है, तो कहां पर दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो किया जाता है। क्योंकि ये हमारी प्राप्ति है, तो आय होगी कहां पर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, यानी कि इनकम साइड में दिखाएंगे। लेकिन ये जब ये कैपिटल रिसीट हो जाएगी, तब इसको हम लोग कहां दिखाएंगे, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। इसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड में। कहां पर रिकॉर्ड करने की बात होगी, जब क्वेश्चन स्पेसिफाई, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई, ठीक है, स्पेसिफाई दैट कैपिटलाइज एंट्रेंस फी, अगर ऐसा लिखा है, आपसे ऐसे वर्ड कुछ कहता है, तब इसको हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल रिसीट मानते हैं। और इसको कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जब ये हमारी रेवेन्यू होती है, आयगत प्राप्ति की है, तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड में करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी इसमें बात है, और कुछ नहीं। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जो भी है थर्ड पॉइंट है, ये सेकंड था, आता है डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान। डोनेशन मतलब दान मिल रहा है, आपको डोनेशन मिल रहा है। डोनेशन दो टाइप से मिल सकता है। डोनेशन जो होता है, यानी इसको दान बोला जाता है। जब दान मिलता है तो दान दो टाइप का होता है। एक होता है जनरल पर्पस, और एक होता है आपका जनरल पर्पस, एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस, ठीक है। ये सामान्य उद्देश्य का होता है, सामान्य उद्देश्य, और एक होता है विशेष उद्देश्य। जब सामान्य उद्देश्य का होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। इसको क्या मानेंगे, ऐसे ही आप कॉपी में नोट करिएगा, ज्यादा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्टली आपको याद हो जाएगी, शॉर्टकट है ये, ठीक है। हम बोलेंगे जब ये जनरल पर्पज है, सामान्य उद्देश्य है, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट है। क्या है ये? रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट है यानी आयगत है, आयगत प्राप्ति है। ये क्या है? आयगत प्राप्ति होती है। और जब आयगत प्राप्ति है तो आप जानते हैं कहां पे जाने वाला है, कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, कहेंगे इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड भी लिख लीजिए यहाँ पर, रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड किया जाता है कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि प्राप्ति है, इनकम है, तो इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जब ये स्पेशल पर्पज है, नाम है स्पेशल पर्पज, क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तब भी कहेगा आपको, क्वेश्चन आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये स्पेशल है कि नहीं, अभी आगे बताएंगे ना। जब ये स्पेशल होता है तो ये कैपिटल रिसीट होता है। क्या होता है ये? कैपिटल रिसीट होता है। कैपिटल रिसीट होता है यानी पूंजीगत प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति। जब ये पूंजीगत प्राप्ति है तो आप जानते हैं पूंजीगत हो गया, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर करेंगे? लायबिलिटी साइड में करेंगे। लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटी साइड कहां होती है? बैलेंस शीट में होती है, यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए स्पेशल पर्पस क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा डोनेशन मिल गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगर क्वेश्चन में लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन सिर्फ वर्ड रहेगा तो इसका मतलब जनरल पर्पस है। और हम लोग जब प्रैक्टिकली एग्जाम जैसे सीए वगैरह के एग्जाम हम लोग जब देते थे, वहां पर अगर डोनेशन वर्ड सिर्फ लिख दिया है तो हम लोग फ्री हो जाते थे, उसको हम कैपिटल माने या फिर रेवेन्यू माने, तो वहां पर नोटिंग लगाया जाता था, नोट या स्टार लगाकर नोट लगाया जाता है। इट इज अज्यूम दैट इट विल बी कंसीडर एज जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, कुछ इस तरीके से नोटिंग वोटिंग लगाया जाता है, ठीक है। बट जब हमारे एमसीक्यूज का पार्ट है, सिर्फ डोनेशन लिखा है, डोनेशन बताओ कौन सी रिसीट है, तो हम लोग जनरल पर्पज मान लेंगे, उस पर टिक मार देंगे। लेकिन कह रहा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आपको डोनेशन आया, कोई नेता आपने बुलाया है उद्घाटन करने के लिए, अपने स्कूल का, अपने ट्रस्ट का उद्घाटन करने के लिए किसी नेता को बुलाया, नेता खुश था आपसे, उसने 50,000 रुपए दे दिया, कहा ऐसा है आप अपने ट्रस्ट के लिए एक बिल्डिंग बनवा लेना। क्या बनवा लेना है? बिल्डिंग बनवा लेना है। अब आप भी खुश हो गए, आपको 50,000 रुपए मिल गया, आप 50,000 रुपए जैसे ही लाते हैं, अब उस 50,000 रुपए के बिल्डिंग ना बनवा के आपने क्या किया? बिल्डिंग आपने नहीं बनवाया, आप जो है कुछ दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल था तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? जिस काम के लिए आपको पैसा मिला है सिर्फ वही आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये जो मेंटेन होती है इस पर एक्ट लगता है, प्रॉपर कंपनी एक्ट में इसका एक शेड्यूल है, उसी प्रोसेस पर ये काम करती है, उसके बाहर ये काम नहीं कर सकते हैं। यानी जब ये कहा गया है कि आपको बिल्डिंग बनवानी है तो आप बिल्डिंग के ही पर्पज से इस पर खर्चा कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं खर्चा कर सकते, ठीक है। इसीलिए कहा गया ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। अब ये पैसा जब आएगा तो आप लायबिलिटी साइड में इसे रिकॉर्ड करेंगे। जब आप बिल्डिंग वगैरह पर खर्चा करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे वो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। जैसे और आ सकता है स्पेशल पर्पस में कहेंगे डोनेशन फॉर प्राइज, ठीक है। हमने कहा डोनेशन फॉर, मान लो मैच फंड आपको मिल गया है, डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच आप क्रिकेट वगैरह खिलाते हैं, आपको स्पेशली मिला है मैच फंड, तो मैच करवाने के लिए, मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस फंड को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बिल्ड, यानी कि अगर हमने कहा आपको मैच फंड मिला है, डोनेशन मिला है फॉर मैच फंड, या हमने कहा डोनेशन फॉर प्राइज मिला है, तो आप जब डोनेशन मिला है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उस पैसे को आप बिल्डिंग में यूज नहीं कर सकते। या फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिली है तो ये बिल्डिंग वाला पैसा आप प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्पेशल पर्पज। और इस जब स्पेशल पर्पज है तो इसको कैपिटल रिसीट मानते हैं और इसको लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये आपकी लायबिलिटी है। देखिए यहाँ पर जब नेताजी ने आपको 50,000 रुपए दिया तो आप पैसा पाते ही खुश हैं, लेकिन आपको पता है आप किसी न किसी एक्ट से बंधे हुए हैं, आप उस लीगल बाउंड में आ चुके हैं, उस पैसे को आप जो है मतलब अपने मन से उसे यूज नहीं कर सकते हैं, जिस काम के लिए मिला है वही काम कर सकते हैं। इसलिए आपकी भी लायबिलिटी है कि जिस पर्पज से ये मिला है उसी पर्पज पर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डोनेशन, क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होना चाहिए। एक आता है अगला, नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। नाम है लाइफ मेंबर, जीवन में एक बार आपको देना है, दोबारा नहीं देना है। लाइफ मेंबरशिप फीस इसको बोलते हैं, मेंबरशिप फी। जब ये लाइफ में एक बार देना है तो आप समझ सकते हैं ये क्या हो सकता है, ये हमारी कैपिटल नेचर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि जो चीजें बार बार होती हैं उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। रेकरिंग नेचर जिसको बोलते हैं, रेकरिंग मतलब अनावृत्ति प्रकृति का जो होता है वही हमारा होता है। जैसे हमने कहा सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है, एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है। डोनेशन भी आपको बार बार मिलता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल भी आ जाता है। तो जो बार बार आता है उसको रेकरिंग बोलते हैं, अनावृत्ति प्रकृति का बोलते हैं। लेकिन लाइफ में जब एक ही बार दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये दोबारा नहीं मिलना है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट हो जाएगा। ये बोलेंगे सर कि कैपिटल रिसीप्ट है, ये क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है। जब कैपिटल रिसीप्ट है तो आप जानते हैं इसको कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं, ये ले जाएंगे हम लोग, कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इसको? लायबिलिटी साइड में से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसको कहाँ पर दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। कहाँ पर? असेट्स, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप है, कैपिटल रिसीट है, ये कहाँ पर जाएगी? लायबिलिटी में जाएगी। वैसे ये फंड में जाके ऐड हो जाता है, कैपिटल फंड में, ठीक है। लायबिलिटी साइड में क्या होता है? कैपिटल फंड, उसी में ये ऐड होता जाता है। ये हो गया। इसके बाद और होता है, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में कि घास बेचा गया है तो उसको क्या मानेंगे? घास बेचा गया है, ग्रॉस सेल किया है आपने, घास अगर बेचा है, घास क्या होता है आप जानते ही हैं, ग्रॉस, ठीक है ना। अगर आपने उसको सेल किया है तो बताओ उसको क्या मानेंगे? तो कहेंगे सर रेवेन्यू मानेंगे। आपने ओल्ड न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर आता है, पढ़ते रहते हैं, जब इकट्ठा हो जाता है उसको बेच देते हैं। चौथे बार पांचवें पर यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने कहा ओल्ड, आपने किया है ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सेल कर दिया, ठीक है। और आपने स्पोर्ट मटेरियल सेल कर दिया है, स्पोर्ट मटेरियल आप सेल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमने कहा पुराना अखबार है या फिर स्पोर्ट मटेरियल आप सेल कर रहे हैं, पुराने अखबार की बिक्री, डायरेक्ट पूछता है पुराने अखबार की बिक्री को क्या माना जाएगा? तो इसको बोलते हैं सर आयगत प्रकृति बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट बोला जाता है। जब रेवेन्यू रिसीट है, आयगत प्राप्ति है, जब ये आयगत प्राप्ति है तो इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताएंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हमारा रेवेन्यू नेचर का ही रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट की, बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट, या इसको बोले कैश अकाउंट, जिसको है कैश अकाउंट का भाई है, तो आप समझ गए होंगे कैश अकाउंट का भाई है। तो क्या होता है यहाँ पर? जब रिसीट होगा और पेमेंट होगा, चाहे आप कैपिटल के पर्पज से रिसीव करें, चाहे आप रेवेन्यू पर्पज से रिसीव करें, चाहे आप कैपिटल के पर्पज से पेमेंट करें, चाहे आप रेवेन्यू के पर्पज से पेमेंट करें, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि रिसीट एंड पेमेंट में नेचर नहीं देखा जाता है, बस पैसा आया रिकॉर्ड करना है, पेमेंट किया तो उसे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। तो यहाँ पर कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, सबकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही जाता है, कैपिटल वाली कहां पर चली जाती है? बैलेंस शीट में चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट है सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, संपत्ति की बिक्री थी, संपत्ति
की बिक्री। नाम है संपत्ति, तो संपत्ति रोज तो बेचेंगे नहीं, कभी कभी बेचेंगे। तो आप समझ गए होंगे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल रिसीट होगा। ये कैपिटल रिसीट है। जब ये कैपिटल रिसीट है कहां पे जाएगी, कहेंगे जब कैपिटल रिसीट हो जाएगी, हमारा कैपिटल रिसीट होते ही हम लोग इसको कहां पर रिकॉर्ड करते हैं। पहली बात तो रिसीट एंड पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद क्या किया जाता है, बैलेंस शीट में कहां ले जाएंगे इसको, बैलेंस शीट में तो जाएगी नहीं। कहेंगे जब कैपिटल रिसीट है, ठीक है, तो कहां पर जाएगी, इसको रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी में। हम गलती से कर रहे थे भाई, जब पेमेंट होगा तो हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो रिसीट जब होगा इसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट साइड के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। बाद में यही बैलेंसिंग होगी हमारा, फिर बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अभी इस पर एक प्रैक्टिकल हम आपको बता देते हैं। हमने कहा हमारे पास एक मशीन थी, या ऐसे लेते हैं फर्नीचर थी। हमने कहा मान लेते हैं फर्नीचर थी, उसकी बुक वैल्यू हमने कहा मान लेते हैं 10,000 रुपए है। ठीक है, कितने की है, 10,000 की है। इसको हमने 12,000 रुपए में बेच दिया। क्या किया है, 12,000 में बेच दिया है। अब यहाँ पर जैसे 12,000 में बेचते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये 12,000 टोटल हमारा कैपिटल रिसीट होगा क्या, आंसर में कहेंगे क्या ये 12,000 कैपिटल रिसीट है, तो आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 10,000 हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसीट होता है। 2,000 हमारा क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिसीट हो जाता है। ठीक है, 2,000 हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो कैपिटल रिसीट है वो हमारी कहां पर रिकॉर्ड होने वाली है। ये एग्जांपल लिख लेना है, यहीं पर समझ में आएगा एग्जांपल ही डायरेक्ट। हमने कहा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हमने कहा कितने की है, 10,000 की। ठीक है, डायरेक्ट यही लिख लीजिएगा, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इतने की थी। अब सेल किया है, सेल है फॉर ₹12,000। ठीक है, ₹12,000, तो 10,000 क्या हो जाएगा, कहेंगे कैपिटल रिसीट है, CR हमने लिखा है कैपिटल रिसीट। बाकी 2,000 क्या है, हमारी रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है। तो रेवेन्यू रिसीट को हम लोग कहां ले जाएंगे, आप जानते हैं ये IE में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में जाएगा। और ये जो रिसीट हुआ है इसको हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर, डेबिट साइड में करेंगे। भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो पूरा जाएगा, 12,000 टोटल जो रिसीव हो रहा है वो पूरा रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर, इसमें ध्यान दो, रिसीट एंड पेमेंट में तो पूरा रिकॉर्ड करेंगे। भाई पैसा हमको 12,000 पूरा मिलेगा, 12,000 तो पूरा मिलेगा ना, तो पूरा मिलेगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, हमारा कैश अकाउंट है, उसमें तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, मात्र 2,000 जाएगा। ये कैपिटल रिसीट जो है, कैपिटल रिसीट ये हमारी कैपिटल रिसीट मानी जाएगी और ये हमारी रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी। तो रेवेन्यू में कितना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी जाएगी, कहेंगे 2,000 जाएगी। बाकी तो ये जब रिसीट एंड पेमेंट या ऐसे समझते हैं कैश अकाउंट है, ये सिनोनिम्स में यूज कर ले रहे हैं। हमने कहा ये हमारी क्या है, ये सिनोनिम्स में हम रख रहे हैं बगल में समझने के लिए। अभी रिसीट एंड पेमेंट बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये रिसीट है एंड पेमेंट अकाउंट है। जैसे ही हम बेचेंगे हमें पैसा मिलेगा तो हम तुरंत इसको यहाँ पर रिकॉर्ड लेंगे ना, यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। टू फर्नीचर, भाई सेल करते ही फर्नीचर हमारे पास से चली जाएगी। 12,000 रुपये यहाँ तो आ ही गया है। ठीक है, 12,000 तुम्हारे पास आ ही गया है, लेकिन 2,000 हमें और कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, कहेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 2,000 रुपये यहाँ भी है और वहां भी है, लेकिन 10,000 रुपये सिर्फ यहाँ रहेगा,
बाद में बैलेंसिंग जब करते हैं तो कहते हैं ना कैश इन हैंड, कैश इन हैंड वो हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में चली जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखना है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, पॉइंट याद रखे रहिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला है लीगेसी। क्या होती है लीगेसी? लीगेसी को बोलते हैं वसीयत। ठीक है, लीगेसी क्या होती है? वसीयत, इसको बोलते हैं वसीयत। लीगेसी रिसीट होती है, अगर लीगेसी मतलब वसीयत होता है, अगर लीगेसी का मतलब है वसीयतनामा, कोई एक ऐसा पर्सन है जो अकेले है, उसका कोई है ही नहीं, आप उसकी सेवा भाव करते रहे, आपको पता है उसके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, वो जैसे ही एक्सपायर करेगा वो सारी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। तो भाई रोज रोज तो ऐसा होगा नहीं, कभी कभी होगा। तो लीगेसी क्या हो सकती है? ये कैपिटल रिसीट होगी। क्या होगी? ये कैपिटल रिसीट होगी। जब ये कैपिटल रिसीट होगी तो आप जानते हैं पूंजीगत डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि लीगेसी क्या है, तो कैपिटल रिसीट है। ठीक है, और कैपिटल रिसीट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ये कैपिटल रिसीट होगी तो इसको हम लोग रिसीट एंड पेमेंट, देखो रिसीट एंड पेमेंट में भी जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। बैलेंस शीट में कहां जाएगी? कहेंगे ये लायबिलिटी साइड में जाएगी। ठीक है ना, लीगेसी रिसीट एंड पेमेंट में भी जाएगा। ठीक है, पूंजी प्राप्ति एवं शोधन खाते में भी जाएगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है एंडोमेंट फंड। या एंडोमेंट फंड क्या होती है? जैसे आप कोई भी संस्था का कोई एसेट आपने बेचा, संस्था का या आपने ट्रस्ट का, या आप ऐसे ओरली समझ लेते हैं कि एंडोमेंट फंड, बट लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसको मैं रफ कर देता हूं, अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट है, 7वां हमने रफ कर दिया है, 8वां है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड, ठीक है, एंडोमेंट फंड जो है इसको हम बताते हैं। तो ये हो गया, एंडोमेंट फंड की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? मान लेते हैं दोस्तों कोई भी इनकम ऐसा अराइज होता है, कोई इनकम आपको मिलती है जो क्या होता है, जैसे गिफ्ट में मिल गया है। सपोज करो हमने कहा आपको कोई गिफ्ट में मिल गया है, ठीक है, तो आपको हमने कहा जब गिफ्ट में मिल गया है, ठीक है, और स्पेसिफिक पर्पज से मिला हुआ है, तो ये क्या कहा जाएगा? कैपिटल होगा, ये कैपिटल रिसीट कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान देते हैं एंडोमेंट फंड क्या होती है। जैसे आपको कोई राशि या अमाउंट आपको मिलता है, गिफ्ट में मिलता है, किसी स्पेशल पर्पज से मिलता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट मतलब उसको किसी न किसी जगह पर उसे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, वहां से क्या होता है, बार बार हमको इनकम मिलती रहती है, वो इनकम मिलती रहती है, तो उसको एंडोमेंट फंड बोलते हैं। तो आपको डायरेक्टली क्या पूछ सकता है कि एंडोमेंट किस टाइप का रिसीट है, तो कैपिटल रिसीट है, बस इतना समझ लेना है। ठीक है, तो एंडोमेंट फंड क्या होता है? कैपिटल रिसीट होता है। जब कैपिटल रिसीट है और स्पेसिफिक पर्पज से रिसीव होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल रिसीट मानेंगे। और कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी एसेट साइड में दिखाएंगे, सॉरी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। और कहां पे दिखाया जाता है? क्योंकि ये रिसीट है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, कहां पे जाएगा? लायबिलिटी साइड में। एक लास्ट और बढ़ गया है हमारा, एक और छूटा हुआ है जो पूछा जा सकता है, होनोरेरियम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? होनोरेरियम बोलते हैं। और होनोरेरियम जो होता है, इमोल्यूमेंट भी उसको बोलते हैं, इमोल्यूमेंट या होनोरेरियम ये होता है दोस्तों, होनोरेरियम बोलते हैं इसको, यानी एक तरीके से समझ लो रेम्यूनरेशन। क्या है ये? रेम्यूनरेशन समझ लेते हैं। जैसे जो ट्रस्ट है या जो भी हमारा संस्था है, उस संस्था का ये मेंबर नहीं होता है, एज हम कहते हैं एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि ये एनपीओ है, ये एनपीओ है, तो ये कहती है हम सैलरी नहीं देते हैं, हम होनोरेरियम देते हैं। क्या बोलती है
कि हम सैलरी नहीं देते, हम होनरेरियम देते हैं। तो होनरेरियम क्या है? एक तरीके से रेम्यूनरेशन है जो ये अपने एम्प्लॉइयों को देती है यहाँ पर जो काम करते हैं। ठीक है, तो होनरेरियम हमारा किस टाइप का जो है ये पेमेंट हो सकता है? ये एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में इसको हम लोग शो करते हैं। ये हमारा रिसीट नहीं है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आप समझ सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने थ्योरेटिकल पार्ट लगभग कंप्लीट किया हुआ है, न्यूमेरिकल पार्ट बचा है। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताना है। बैलेंस शीट के बारे में आप जानते ही हैं, बट बैलेंस शीट भी हम बता देंगे किस तरीके से बनती है। जैसे पहले बनता था वैसे यहाँ भी बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेंगे हम लोग। बैलेंस शीट वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन है यहाँ पर, बैलेंस शीट आपको बनाना नहीं है, बट फॉर्मेट हम जरूर आपको दिखा देंगे कि कौन सा आइटम हम लोग किस जगह पर रखते हैं, किस तरीके से वो बनता है। हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और हम लोग को इसका जो है न्यूमेरिकल पार्ट जो कैलकुलेशन का है उस पर हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी।